मेरा नाम असद है और मैं देहात में रहता था और अबू जी दारुल हुकूमत में रहते थे। अबू हफ्ते में सिर्फ 2 दिन देहात हमारे पास आते थे। यहाँ देहात में हमारे काफ़ी फार्म है जो कि मकान से बिल्कुल ही जुड़े हैं। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है, लेकिन देहात की खालिस ग़िज़ा और माहौल ने मुझे सेहतमंद जिस्म और चमकदार रंग दिया है जो देखने वालों को मुतासिर कर देता था। हमारे मकान में माँ खालू साहिब और मेरी 2 छोटी बहनें और बड़े भाई की शरीक हयात रहती है। बड़े भाई पढ़ाई के लिए दारुल हुकूमत में हॉस्टल में रहते थे। उनकी शादी खालू की बेटी से ही हुई थी। हमारे खानदान ने आपस में मजाक और तफहीम बहुत ही उम्दा थी। हर शख्स हंसी खुशी की फिजा में रहता था। मुझे बचपन से ही वर्जिश का शौक था। मैं रोजाना रात को रोगन से मसाज करके ऐसे ही सो जाता था और सुबह उठकर दौड़ लगाता और फिर वापस आकर गुस्ल करके सुबह का खाना खाया करता था। सुबह का खाना खाला साहिबा तैयार किया करती थी और बहू दोपहर का खाना, जबकि मेरी दोनों बहनें रात का खाना तैयार करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मैंने स्कूल की पढ़ाई खत्म की और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए दारुल हुकूमत आ गया। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि नौजवानी क्या चीज़ होती है। देहात में हर चीज़ खालिस और साफ थी। कोई ऐसा तसव्वुर दिमाग में नहीं आता, जबकि हमारे देहात के दूसरे मकानों में भी आमद रफ्त नहीं थी। यहाँ दारुल हुकूमत में तो हर जानिब हर लड़की को ऐसे झूरता जैसे वो इसकी ज़ाती मलकियत हो। मगर हैरत की बात यह थी कि मुझे बाहर की किसी भी लड़की से अजीब सी झिझक महसूस होती थी। वो मुझसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती भी तो मुझसे हो नहीं पाती थी। लड़की के नज़दीक जाते ही अजीब सा खौफ मुझ पर छा जाता था और मैं यूनिवर्सिटी में रहते हुए सबसे शाइस्ता लड़का था। इस दौरान में गर्मियों की ततीलात हुई और मैं अपने भाई के साथ देहात वापस आ गया। रास्ते में भाई मुझसे हंसी मजाक करते रहे और पूछा कि कोई जीएफ बनाई या नहीं। मैंने कहा, भाई आप मुझे ऐसा ख्याल करते हैं? उन्होंने कहा कि तो शाइस्ता है, मगर दारुल हुकूमत की लड़कियां तो शाइस्ता नहीं, किया कोई भी दिलचस्प नहीं लगी। फिर मैंने भाई को अपना खौफ बता दिया कि मैं लड़कियों के नज़दीक जाने से हिचकिचाता हूं, अब कोई हल बताएं। भाई ने कहा कि जब वापस दारुल हुकूमत आएंगे तो मैं अपनी कुछ साथियों से मिलवाऊंगा, वही तेरी झिझक दूर करेंगी। ऐसे ही गुफ्तगू करते हम मकान पहुंचे। सब लोग बेताबी से मुंतजिर थे। खाने की मेज पर हंसी मजाक होता रहा। हम थके हुए थे, इसीलिए जल्द ही सोने के लिए लेट गए। रात को करीब 2 बजे मेरी आँख खिली और मैं पानी पीने नीचे बावर्ची खाने में आने लगा। मकान की साख्त कुछ यूं है कि मैं भाई भाभी और खालू खाला का कमरा ऊपर पहली मंजिल पर है, जबकि नीचे वाले हिस्से पर माँ बहनें और बावर्ची खाना है। ऊपर भाई के कमरा के सामने से गुजरते हुए मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। सरगोशियों में गुफ्तगू और हंसी मजाक की आवाजें में समझ तो गया था, मगर फिर भी कोशिश करके दरवाजे की दर से झांकने लगा और वो दोनों खेल रहे थे और मैं तकरीबन 15 मिनट से देख रहा था और मुझ पर हालत तारी थी। उसके साथ ही मुझे दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैंने इंतहाई खामोशी से अपने बाईं तरफ देखा तो खाला साहिबा अपने कमरा के बाहर खड़ी मुझे ताज्जुब से देख रही थी। मुझ में उनका मुकाबला करने की जुर्रत न हुई और मैं तेजी से अपने कमरा का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आकर पहले तो मैं सोचता ही रहा कि ये मुझसे क्या हुआ है। एक तो भाई को देखना और फिर खाला का मुझे देख लेना। खुद पर हैरान हो रहा था कि ये क्या कर दिया है। मैंने कुछ देर तक ऐसे ही बिस्तर पर लेटे सोचता रहा। फिर यही मुनासिब लगा कि सुबह उठकर देखते हैं कि क्या होता है। अपने पुराने मामूल याद आया तो सरसों का रोगन उठाकर नीचे चादर बिछाकर बैठा और पूरे जिस्म की मसाज शुरू कर दी। मैंने कोई 1 घंटा लगाया और पूरे जिस्म की मसाज की और वही चादर अपने बिस्तर पर बिछाकर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही दोबारा से ख्वाब में भाभी मेरे सामने आ गईं और मैं खुद को भाभी के पीछे बैठा हुआ था। यही सोचते हुए मैं नींद की वादियों में गिरता चला गया। सुबह देर से आंख खिली, तेजी से गुस्ल करके नीचे उतरा तो सब खाने की मेज पर बैठे थे। मेरी खाने की मेज पर नजर पड़ी तो खाला साहिबा को वहां बैठे देखकर मेरी निगाहें नीचे झुक गईं और मैं खामोशी से अपनी नशिस्त पर बैठ गया। भाभी अभी तक नहीं आई थीं, शायद थकान अब तक नहीं उतरी थी। भाई वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए सबसे अहवाल पूछ रहे थे। खाला साहिबा मुझे देखकर मुस्करा रही थी और मेरी हालत बुरी हो रही थी। माँ से कहने लगे कि देखो ये दारुल हुकूमत जाकर कितना कमजोर हो गया है, लगता है अपने ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखता। और ये कहकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगी। मेरी बहनें मुझे छेड़ने लगी थी कि अब उनकी शादी कर दें ताकि कोई देखभाल करने वाली आ जाए। सुबह के खाने के बाद खालू तो फार्मों की तरफ जाने लगे और कहा, अगर दिल चाहे तो घूम लो, अपनी ज़मीनें भी देख लो। थोड़ी देर में ही खाला चाय ले आई और मुझे पकड़ाते हुए मेरे हाथ को छुआ। खाला बहाने बहाने से मुझे छेड़ रही थी।
मैंने तेजी से चाय खत्म की और अपने फार्मों की तरफ चला गया। वहां पुराने साथी भी आए हुए थे, उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा। दोपहर का खाना बाहर खाया और शाम को मकान आया। भाभी अब नजर आ रही थी, उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश हैं। भाई भी अपने साथियों की तरफ गए हुए थे, वो भी वापस आए और शाम का खाना हमने साथ खाया। मसाज करके बिस्तर पर लेट गया। भाभी का आज पूरा रूप मेरी निगाहों में घूमता रहा था। बेशक वो लिबास में बहुत खूबसूरत लगती थी। इससे पहले मैंने कभी इस निगाह से उन्हें देखा ही नहीं था, और इसी तरह सोचते हुए मुझे खाला की हरकतें भी याद आ गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। उनकी बेपरवाह निगाहें और बहाने बहाने से छूना कुछ और ही इशारा कर रहा था। मुझे कुछ अजीब ही लग रहा था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो हुसैन नहीं थी, वो उन ख्वातीन में से थी जो उम्र के साथ साथ और हुसैन होती जाती है। उनका लंबा कामत, सफ़ेद रंग, हल्का गुलाबी माइल बाल और बहुत ही गोल चेहरा, ये सब सोचकर मैं दोबारा बेबस होता जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू किया और रोशनी बंद करके सोने लेट गया। सोते हुए भी मुझे ख्वाब में भाभी ही नजर आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ ही है। इसी दौरान में मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी ने छुआ है। मेरी आंख खिली तो अंधेरे में कोई मेरे साथ ही खड़ा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, ख्वाब है या हकीकत। मेरा हल्क खुश्क हो चुका था। इसके साथ ही मेरे कान ने एक सरगोशी हुई। कल रात अपने भाई के कमरा में क्या देख रहे थे? लगता है दारुल हुकूमत जाकर बहुत जल्द बालिग हो गए हो। और मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो खाला की आवाज़ थी। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं खाला के सामने बच्चा सा हूं और वो मुझसे खेल रही है। फिर खाला मुझे देखकर कहने लगी कि कल अपनी भाभी कैसी लगी? मैंने कहा बहुत ही हुसैन थी। खाला ने मुस्कुरा कर कहा कि आखिर अपनी माँ पर ही गई है। मैं ये सुनकर मुस्कुराया। खाला फिर पूछने लगी कि तेरा भाई इससे मोहब्बत कर रहा था और वो तेरे भाई को? मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ? खाला ने कहा कि तेरे अबू और खालू ने तेरे भाई की रजामंदी के बगैर उसकी अपनी बेटी से शादी की। अब तेरा भाई इसे ठीक से खुश भी नहीं करता है। अक्सर हॉस्टल में रहता है, इस मर्तबा तेरे साथ कैसे आ गया? अपने भाई के बारे में ये बात सुनकर सारा मंजर मेरे सामने गुजर गया। मैंने खाला को कहा कि मैं भाई से पूछूंगा। फिर खाला उठ के कहने लगी असद अब मैं चलती हूँ। और मैं उठा तो अचानक ऐसे लगा जैसे कि मेरे कमरा के दरवाजे से कोई हिला है। हमारी रोशनी बंद थी मगर बाहर की रोशनी आन थी, जिसकी वजह से हल्का साया हिला था। खाला दोबारा मुझसे लिपट गईं और कहा कि असद यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी जा रही हूँ। मैं उन्हें बाहर छोड़ कर आया और बिस्तर पर लेट कर सो गया। मैं रात को सोते हुए भी अजीब किस्म के ख्वाब देख रहा था। भाभी मेरे आगे भाग रही थी और मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और कभी मैं उनके आगे भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे में मरने की कोशिश करता हूँ मगर मर नहीं पाता। इस तरह के अजीब ख्वाब देखकर सुबह उठा तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तमाम घर वाले सुबह का नाश्ता कर चुके थे। मैं गुस्ल करके बाहर निकला तो माँ मेरे कमरा में आई हुई थी और बड़ी तशवीश से मेरा अहवाल पूछ रही थी। मैंने बताया कि सब खैरियत है, बस रात देर से नींद आई। माँ ने बताया कि तुम्हारे भाई को दारुल हुकूमत से तुम्हारे अबू की कॉल आई थी और वो जल्दी में वहां चले गए हैं। मैं भी कुछ फिक्रमंद हो गया। माँ से कहा कि अब सुबह का खाना भेजवाएं और अबू को कॉल मिलाकर बात करने लगा। अबू ने बताया कि दारुल हुकूमत में एक नया इदारा खरीद रहा हूं तो इसके लिए रकम चाहिए थी, इसलिए रकम और दस्तावेजात के लिए तुम्हारे भाई को बुलवाया है। मैंने कहा कि अब्बा अगर मेरी जरूरत हो तो बताएं, मैं आ जाता हूं। अब्बा मुस्करा कर कहने लगे नहीं बेटा, तुम जरा देहात की देसी चीजें दिल भर कर खाओ क्योंकि फिर छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। मैंने भी हंसते हुए कहा कि ठीक है अब्बा जान, आप खुश रहें। फोन बंद करके मैं रात वाले वाकया की तरफ सोचने लगा जब दरवाजे के बाहर कोई साया हरकत कर रहा था। मैं डरा कि कहीं खालू ना उठे हों और उन्होंने ना देख लिया हो। इतने में खाला मुस्कराती हुई सुबह का खाना उठाई हुई कमरा में दाखिल हुई और कहने लगी मेरा असद उठ गया है, चल अपने हाथ से खाना करवाओ। में भी हंस पड़ा और कहा कि कल असद की ख्वाहिश तो पूरी की नहीं है। खाला थोड़ी संगीन होते हुए बोली कि असद के लिए जान भी हाजिर है। मैंने खाना शुरू किया तो खाला भी बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी। खाने के बाद मैं बाहर निकल आया और नीचे जाकर खाने की मेज पर चाय पीने लगा। मेरी दोनों बहनें मुझसे तरतीबवार एक एक साल छोटी थी। एक 9वीं का इम्तिहान दे रही थी और एक 10वीं का। नीचे गया तो उनकी बातें सुनकर उनमें गुम हो गया। हम उम्र होने की वजह से उनमें नोक झोंक होती रहती थी, जिससे पूरे मकान में चहल पहल रहती थी। मैं बहनों के साथ कुछ देर हंसता खेलता रहा और फिर बाहर फार्मों की तरफ चल पड़ा।
वहाँ खालू हसब मामूल कामों में मशगूल थे। आज रात फार्मों में पानी की बारी थी, जिसकी वजह से ट्यूबवेल अभी से चल रही थी। खालू ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि बेटा, दारुल हुकूमत जाकर ट्यूबवेल में नहाना तो मिस किया होगा। मैंने कहा जी खालू साहिब बिल्कुल, और फिर उनके इशारे पर ट्यूबवेल में उतर गया। मेरा वर्जिश वाला जिस्म देखकर खालू भी ताज्जुब में पड़ गए थे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत का काम नहीं किया था, मगर जिस्म बता रहा कि बहुत मेहनत करने वाला है। खूबसूरती से तना हुआ जिस्म, पेट ना होने के बराबर और चौड़ा सीना। मैंने पूछा खालू क्या हुआ? खालू कहने लगे कि बड़ा हुसैन जिस्म है तेरा, अगर मेरी एक और बेटी होती तो तुझसे शादी करवा देता। अचानक मुझे खाला की बात याद आ गई और मैं कह उठा कि खालू, पहली बेटी की शादी पर भाई की रजामंदी तो पूछ लेते। खालू एकदम खामोश हो गए और कहने लगा, बेटा हम भाइयों में बड़ी चाहत थी और हम नहीं चाहते थे कि बाहर शादी करें, इसीलिए यह कदम उठाया था। मगर अफसोस कि तेरे भाई को पसंद नहीं आया। मैं बातें करते हुए नहा भी रहा था और खालू की बात सुनकर मैं भी अफसोस महसूस करने लगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं भाई को खुद राजी करूंगा और इस मकान में दोबारा खुशियों की बहार आएगी। मैं नहाकर बाहर आया तो हमारे फार्मों में काम करने वाले लोग बहुत सा गिने का खालिस शरबत, जो कि शुक्र बनाने का काम आता था, एक बाल्टी भर के ले आए। मैंने बाल्टी मुंह से लगाई और खाली कर दी। इस तरह मैं शाम तक वहीं मशगूल रहा और रात का खाना खाने मकान वापस आ गया। खाने की मेज पर सब बैठे थे। भाभी हसब मामूल खामोश थी और उनकी सफ़ेद कलाइयों में सुनहरी चूड़ियों की झनकार मेरे दिल की धड़कन को भी तेज कर रही थी। उनके चेहरे की उदासी उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थी। दिल कर रहा था कि उनके चेहरे को हाथों में भर कर बोसा दूं। मीम खाना खाकर कुछ मीठा खाया और बहनों के साथ कुछ देर टीवी पर सीरियल देखी। फिर माँ को शब बखैर कहकर ऊपर आ गया। ऊपर पहुंचा तो थोड़ी ही देर में खाला भी दूध का गर्म गिलास लेकर ऊपर पहुंच गई। कहने लगी, ये लो दूल्हे असद, गर्म दूध पियो। में भी हंस पड़ा और कहा कि कल रात तक सिर्फ असद था और आज दूल्हा भी हो गया। और मैंने मुस्करा कर दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। दूध बादाम और खुश्क फलों से भरा हुआ था। मैं भी लुत्फ में आ गया था। खाला ने कहा कि थोड़ा आराम करो। मैंने कहा जैसे सरकार की मर्जी, और मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोचते सोचते नींद में चला गया। अगली सुबह मैं मकान से खालू के साथ सुबह का खाना करके निकल चुका था। फार्मों पर पहुंचने के बाद खालू तो अपने रोजमर्रा के कामों की तरफ मुतवज्जे हो गए और मैं फार्मों के साथ बने एक छोटे घर में दाखिल हो गया। ये हमारा ही घर था और जब खालू को रात भर फार्मों की तरफ रहना पड़ता था तो खालू उधर ही रहते थे। यहाँ 2 कमरे हैं, एक छोटा बावर्ची खाना और बैतुल-खुला वगैरह बने हुए हैं, जबकि इसी घर की पिछली जानिब फार्मों पर काम करने वाले किसानों के मकान भी हैं, जो कि इसी घर की तर्ज पर बने हुए हैं। ये सब अब्बाजी ने उन लोगों के लिए बनवाए थे कि ये फार्मों के करीब ही रहें और काम भी दिलजमी से करें। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा टीवी देखता रहा। बोरियत ज्यादा होने लगी तो मैं खालू के पास गया और कहा कि मैं अपने कुछ पुराने साथियों की तरफ जा रहा हूं। खालू ने पूछा कि कब तक आओगे, मैं दोपहर के खाने का एहतिमाम करवाऊं? नहीं, मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं शाम तक साथियों के पास रहकर मकान चला जाऊंगा, वहीं रात का खाना साथ खाएंगे। खालू ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उनसे मोटरसाइकिल की चाबी ली और अपने पुराने साथियों की तरफ चल पड़ा। मेरे दोस्त अहबाब का दायरा महदूद ही था, मगर हर किसी की तरह मेरा भी एक करीबी दोस्त था। इमरान हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा था। हम शुरू से ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्कूल के बाद भी हर जगह साथ ही पाए जाते थे। हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। मैं अपने बचपन की सारी यादें ख्याल में देखता हुआ इसके मकान के बाहर पहुंच चुका था। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाजे से झांका। मैं इसे देखते ही पहचान चुका था। वो इमरान की छोटी बहन फातिमा थी, जो हमसे एक क्लास पीछे थी और मेरी बड़ी बहन की क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही हमारे दरमियान पसंद का राब्ता मौजूद था। मुझे सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया था। फातिमा भी मुझे पहचान चुकी थी। उसकी आंखों के चिराग जल उठे थे। वो मुझे देखकर अंदर दौड़ गई और थोड़ी देर में ही इमरान बाहर आया और बड़े गर्मजोशी से गिले मिला। हम काफी देर तक गिले लगे रहे। फिर हसब तवक्को उसके गनली शुरू हो गए थे कि यार, दारुल हुकूमत जाकर बड़ा आदमी हो गया है, हमें तो भूल ही गया है। मैंने कहा अंदर भी बिठाएगा, अब बाहर ही सब पूछ लेगा। इमरान मुझे लेकर मकान में दाखिल हुआ तो खाला भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया और वो मुझे दुआएं देने लगी। उनका गनिला भी वही था कि तुम्हारे दारुल हुकूमत जाने के बाद ना तुम्हारी माँ ने चक्कर लगाया और ना ही तुम्हारी बहनों ने। मैंने मुख्तसर तौर पर इसे अपना सारा हाल सुनाया कि दारुल हुकूमत जाकर क्या तब्दीली आई, और फिर इससे पूछने लगा कि वो आजकल क्या कर रहा है।
इमरान ने बताया कि आज कल स्कूल उसके पास है। मैट्रिक के बाद ही अबू का इंतकाल हो गया था और फौरन बाद इसने स्कूल संभाल लिया और साथ ही निजी इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। मैं इसे देख रहा था कि इमरान की शरारतें और तंज अब संजीदगी में तब्दील हो चुकी है। और मैंने जब इसे बताया कि यार तो कितना तब्दील हो चुका है, तो वो यही कहने लगा कि तेरे जाने के बाद सब तब्दील हो गया। अब किसको छेड़ा जाए और किससे हंसी मजाक किया जाए। इतनी देर में फातिमा चाय और बिस्कुट लेकर आ चुकी थी। वो भी बहुत तब्दील हो गई थी। स्कूल में सर पर दो दो चोटियां बांधने वाली अब बहुत खूबसूरत लंबे बाल की मालिक थी। जिस चेहरे पर हर वक्त तेल बहता रहता था, अब वो चमकदार बड़ी बड़ी आंखों, पतले पतले होंठ और एक खूबसूरत सी नाक में तब्दील हो चुका था। और उसके ऊपर हल्की मेहंदी रंग के फिटेड कुम्स के साथ चौड़ीदार पाजामा इसे मजीद दिलकश बना रहे थे। मैंने इमरान से मजाक किया कि यार तुम्हारे मकाम में एक लड़की होती थी जिसे हम रोती कहते थे। हर छोटी बात पर रोती थी, कभी होमवर्क ज्यादा मिलने पर, कभी टेस्ट में नाकाम होने पर। इमरान ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। फातिमा मेरी बात सुनकर गुस्से में लाल पीली होने लगी थी। फिर कहने लगी कि बड़ा अच्छा मजाक है ये, इतने अरसे बाद आना हुआ और शुरू हो चुके हैं। खाला को आने दें, फिर आपकी शिकायत लगाती हूँ। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कल ही माँ और बहनों के साथ आऊँगा, जितनी मर्जी हो शिकायत लगा लेना। इमरान भी मेरी और फातिमा की पसंदीदगी को जानता था। फातिमा मुझे गुस्से में घूरती हुई बाहर जा चुकी थी। फातिमा के जाने के बाद मैंने इमरान से कहा कि ये तो पहले से ज्यादा गुस्से में लगती है। इसके बाद हमारा मौजू स्कूल की तरफ चला गया था। मैंने इससे मिस जुबैदा का पूछा, जो कि हमारी फिजिक्स की उस्ताद थी और स्कूल की ही एक उस्ताद से उनका मुआमला चल रहा था। इमरान चूंकि प्रिंसिपल का बेटा था, इसलिए इसके पास सबकी मालूमात होती थी। इमरान ही मुझे बताया करता था कि कौन कौन सी उस्ताद और लड़कियां मुझ में दिलचस्पी लेती हैं, मगर मैं इस वक्त सर झुकाए दुनिया का सबसे शाइस्ता लड़का हुआ करता था। कई बार इमरान ने भी मुझे मामला चलाने का मशवरा दिया है, मगर मैंने इसे इनकार कर दिया। फिर मैंने इससे पूछा कि मरियम का क्या हाल है। मरियम हमारी क्लास में होती थी और लड़कियों की मॉनिटर थी, जबकि इमरान लड़कों में मॉनिटर था। शुरू में तो दोनों की खूब नोक झोंक होती रहती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो गई। मैं ही इसका प्रपोजल लेकर मरियम के पास पहुंचा था और कुछ ही दिनों में ये दोनों लेबॉर्ट्री के अंदर पकड़े जा चुके थे। इमरान मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगा कि यार तेरे जाने के बाद कुछ अरसे और मामला चलता रहा था। उसके बाद उसकी फैमिली दारुल हुकूमत में मुंतकिल हो गई तो इसे जाना पड़ा। अब एक और है जो कि इसी के स्कूल में है और हमारी उस्ताद भी रह चुकी है। मैंने इससे पूछा कि मरियम से सिर्फ मोहब्बत हुई थी, आप प्यार भी करते थे? इमरान मेरी बात सुनकर उछल पड़ा था। कहने लगा कि दारुल हुकूमत जाकर बड़ा चालाक हो गया है, यहाँ तो तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। मैं भी हंस पड़ा था और कहा बस वक्त वक्त की बात है और इस वक्त का बदला मैं अब ले रहा हूँ। इमरान ने यह सुनते ही कहा कि तो कल फिर स्कूल का दौरा कर, समर कैंप चल रहा है, अपने सारे पुराने उस्ताद भी होंगे, सबसे मिलवाऊंगा। मैंने भी जल्दी से हामी भर ली। उसके बाद मैंने इससे महल्ला वालों का पूछा। इसने कहा महल्ला को छोड़ एक ऐसी खबर देता हूँ कि तो भी हैरान रह जाएगा। खबर है तेरे मकान के बारे में है, बस मेरी बात का यकीन करना होगा। एक मर्तबा तो मैं भी फिक्रमंद हो गया। मैंने कहा खबर बता, किसके बारे में है? इमरान ने कुछ सोचा और घड़ी देखकर कहा कि चल तुझे खुद जाकर दिखाता हूँ। मैं एक मर्तबा फिर फिक्रमंद हो चुका था। इसने मुझे तसल्ली दी कि चल साथ चलते हैं। हम कमरे से बाहर आए और खाला को बताया कि हम थोड़ी देर जा रहे हैं, दोपहर का खाना यहीं खाएंगे। फातिमा भी साथ ही खड़ी थी, कहने लगी कि आने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा खाना ज़ाय हो जाएगा। हम सब मुस्करा दिए और फिर मकान से बाहर आ गए। इमरान मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा। कुछ ही देर में मुझे पता चल चुका था कि रास्ता मानूस है। मैंने इससे दोबारा पूछा तो कंधे दबाकर कहने लगा कि खुद अपनी आंखों से देख लेना। उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचकर मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की और उसके साथ चल पड़ा। अब मुझे सिर्फ हैरत थी कि क्या देखने वाला हूं, और थोड़ी ही देर में इमरान मुझे एक खिड़की के पास लेकर जा चुका था और देखते हुए मुझे इशारा किया कि तुम भी आ जाओ। और मैंने आगे बढ़कर आंख लगा दी। अंदर एक चारपाई पर एक मुतवस्सित उम्र का शख्स और एक 20-22 साल लड़की एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। अब शायद समझ चुके होंगे कि ये शख्स कोई और नहीं, हमारे प्यारे खालू साहब थे। इमरान मुझे अपने ही फार्मों की तरफ ला रहा था और वो लड़की पिछली तरफ के किसी किसान की बेटी थी। लड़की सांवली रंग की थी, नैन नक्श पतले पतले थे, नाक पर छोटी सी नित इतनी दूर से दिलकश लग रही थी और लंबे बाल जो कि इसकी पुतली सी कमर तक पहुंचते थे। लड़की बिलाशुबा हुसैन थी।
कुछ ही देर में दोनों ने खेल शुरू कर दिया और हम काफी देर तक खेल देखते रहे। अब मुझे समझ आ चुका था कि आगे क्या करना है। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा और अंदर कमरा में कूद पड़ा। दूसरी आवाज इमरान की थी, जो मेरे पीछे ही कूदा था। खालू और इस लड़की ने हमें एक साथ देखा और उनके रंग फीके पड़ गए। अब मुझे सारे मामले की समझ आ गई थी कि आखिर मेरे खालू ज्यादा वक्त खेतों में क्यों गुजारते हैं, और उसके बाद में आपको अपना और अपनी भाभी